हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अभी तक मैंने आपको ज्योमेट्री का पूरा हिस्सा करा दिया था। तो ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसके बारे में भी एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ये पक्की बात है, ठीक है ना। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर शेप होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और शेप उसका प्लेनर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर ये ध्यान रखना है, दो टाइप की ज्योमेट्री आएगी कॉम्प्लेक्स में, dsp2 और sp3। dsp2 और sp3 अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री dsp2 है तो वो स्क्वायर प्लेनर होगा, 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल होंगे। और अगर sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो फिर दो पॉसिबिलिटी बनेगी, dsp3 और sp3d। dsp3 और sp3d दो पॉसिबिलिटी होगी। तीन बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री के होंगे, दो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होंगे। ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप होगा, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप बनेगा, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिर वहां पे दो पॉसिबिलिटी आएगी, d2sp3 और sp3d2। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं उनमें पेयरिंग का चांस रहता है, पेयरिंग होगा, इसलिए उसमें जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कैसे हो जाएंगे, d2sp3 हो जाएंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज इनर डी कॉम्प्लेक्स और उनको हम इनर डी कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे, ठीक है। तो dsp3, dsp2 और d2sp3 वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हम इनर डी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जबकि sp3d और sp3d2 वाले कॉम्प्लेक्सेस को हम आउटर डी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और आउटर डी कॉम्प्लेक्स हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहां पर बैक बॉन्डिंग का चांस नहीं रहता है, ठीक है। और साइनाइड, कार्बोनाइल और NO2 आर द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इन जनरल, ओके। इसके साथ साथ अमोनिया एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन कोबाल्ट, इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है। और इसके बाद क्लोरीन जो है वो प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, इसलिए PtCl4 का स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होता है, dsp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट या दो प्रिकॉशनरी बातें ध्यान रखना है कि कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा और प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स में क्लोरीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। इसके बाद CuNH3 2+ वाला जो कॉम्प्लेक्स है, CuNH3 2+ वाला कॉम्प्लेक्स जो सॉल्व करने पर sp3 आता है, लेकिन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। बाय एडवांस्ड टेक्निक्स इट इज dsp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। इसलिए वो dsp2 हाइब्रिडाइज्ड का एग्जाम्पल होगा। तो इतनी जो खास बातें हैं वो ध्यान रखना है। अगर कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा तो वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। देन कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। उसके बाद और क्या ध्यान रखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंटम के बारे में भी पूछते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला ध्यान रखना है, म्यू इक्वल टू √n+2bm। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंटम को कैलकुलेट करने का, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसी भी स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंटम पूछ सकते हैं, तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना आता है और आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। इस पे हम लोगों ने कई बार काम किया, स्ट्रक्चर में काम किया, कोऑर्डिनेशन में। इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट वाले पोर्शन में भी मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था और कोऑर्डिनेशन में भी बता दिया है, तो ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर रहे थे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में। तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी को अल्फ्रेड बर्नर ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अल्फ्रेड बर्नर ने इसके बारे में बताया, और क्या बताया था, अल्फ्रेड बर्नर ने क्या क्या चीज़ें बताया इसमें। तो कैरेक्टर, फिजिकल एंड केमिकल
कैरेक्टरिस्टिक्स, आइसोमेरिक बिहेवियर, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इन सब चीज़ों के बारे में अल्फ्रेड बर्नर ने बताया था। ठीक है, और बर्नर ने ये बताया कि कोई जैसे दो कंपाउंड लिए, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का एक को सॉल्यूशन बनाया और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को बार बार चेंज करके देखा। ठीक है, तो अमोनिया और कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स था उसमें जो कोबाल्ट है वो हमेशा 6 लिगेंड को अपने साथ रखता है। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाना है उसको, तो 6 लिगेंड को अपने साथ रखेगा और बाकी जो है, जो बचेगा एक्स्ट्रा, जैसे हमने ऐसा कॉम्प्लेक्स लिया था पहले COCl3 6NH3, तो इस कॉम्प्लेक्स में वो आसानी से क्या काम कर सकता है, उसको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर अपने साथ रखना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक अपने साथ रखना है कोबाल्ट को। तो उस कंडीशन में चाहे वो क्लोरीन से हो, चाहे वो अमोनिया से हो, चाहे दोनों के मिला करके हो, तो ये देखिए आसानी से CONH3 होल 6 Cl3 की कंडीशन में पहुंच जाएगा। मतलब अब ये 3 आयन प्रोड्यूस कर सकता है। तो आपको नंबर गिन लेना है, कुल कितने हैं, 3 क्लोरीन के और 6 अमोनिया के, कुल 9 है। कोबाल्ट को कितने चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चाहिए, कोबाल्ट को 6 चाहिए, तो 3 आयन वो रिलीज कर सकता है। जैसे मान लो दूसरा कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया था COCl3 और 5 अमोनिया है। अगर मान लीजिए 5 अमोनिया है इसके साथ, तो कुल मिलाकर के कितने ग्रुप आए इसके पास, हाउ मेनी टोटल ग्रुप्स आर देयर, 5 अमोनिया अगर इसने लिया तो टोटल ग्रुप इसके पास कितने हैं, 8 है। 5 और 3 8। देखिए बहुत सिंपल भाषा में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको ये प्रेशर ना पड़े दिमाग पे कि कहां से क्या समझना था। तो 5 और 3 8 हैं, 8 में से 6 इसको चाहिए, तो क्या करेगा CONH3 होल 5 और एक क्लोरीन भी ले लेगा ये, तो 3 क्लोरीन में से एक तो स्फीयर के अंदर आ गया, तो स्फीयर के बाहर कितने क्लोरीन जा सकते हैं, 2 क्लोरीन जा सकते हैं स्फीयर के बाहर। मतलब एट दैट मोमेंट दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म द 2 आयंस, है ना, 2 क्लोराइड आयन ये फॉर्म कर सकता है, 2 क्लोराइड आयनों को ये रिलीज कर सकता है। ठीक है, इस पे हम लोग एक आध एग्जांपल भी करेंगे, एक आध क्वेश्चन भी करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहां से देखो ये बात प्रूफ हुई कि किसी भी मेटल एटम की 2 टाइप की बैलेंसी होगी। एक तो आयोनिक बैलेंसी, जिसके कारण उस पर चार्ज आ रहा है, जैसे 3 क्लोरीन बाहर है तो कॉम्प्लेक्स पे 3+ चार्ज आ जाएगा, क्लोराइड का चार्ज -1 है। तो एक तो आयोनाइजेबल बैलेंसी और एक नॉन आयोनाइजेबल बैलेंसी, जो लिगेंड स्फीयर के अंदर हैं वो आयोनाइज्ड फॉर्म में नहीं जाते हैं, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। दिस इज नॉन आयोनाइजेबल बैलेंसी एंड इट इज नोन एज सेकेंडरी बैलेंसी। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी बैलेंसी भी कहते हैं। तो बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी सेंट्रल मेटल एटम में 2 टाइप की बैलेंसी होती है। ठीक है, दैट इज आयोनाइजेबल एंड नॉन आयोनाइजेबल। इट इज कंसीडर्ड टू बी प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी। तो अब शुरू होता है आपका वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में, इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थ्योरी डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, हाउ a coordinate compound is formed. So this theory explain the formation of coordination compound, explain the formation of coordination compound, explain the formation of coordination compound। ये कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, metal atom or ion have 2 type of balances,
टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। मेटल एटम या आयन के पास दो टाइप की वैलेंसी होगी। मेटल एटम और आयन हैविंग टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। तो धातु परमाणु या आयन की दो प्रकार की संयोजकता होगी। नंबर 1, जिसमें से पहला है प्राइमरी वैलेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी। तो मेटल एटम या आयन की दो टाइप की वैलेंसी होगी, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसीज। ओके, तो मेटल एटम या आयन में कुल दो टाइप की वैलेंसी प्रेजेंट होगी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकताएं और द्वितीयक संयोजकताएं। अब हम लोग बात करते हैं, देखो जैसे जितने आयोनाइजेबल आयन थे, तो जो आयोनाइजेबल आयन हैं, जैसे 3 क्लोरीन रिलीज कर रहा था वो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में, तो वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी है। 6 अमोनिया को उसने अपने साथ अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखा, मतलब उसके साथ उसने डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेटल एटम या आयन में कुल दो टाइप की वैलेंसी होगी, इट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो पहले बात करेंगे हम वन बाय वन, दोनों के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी का रिलेशन क्या क्या चीजों से होगा। प्राइमरी वैलेंसीज आर रिलेटेड विथ प्राइमरी वैलेंसीज आर related with oxidation number. Primary valencies are related with oxidation number. प्राथमिक संयोजकताओं का संबंध ऑक्सीकरण संख्या से होता है। प्राइमरी वैलेंसीज आर रिलेटेड विथ ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को रिलेट करती है। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल इन नेचर। Primary valencies are ionizable in nature. प्राथमिक संयोजकताएं आयनिक प्रकृति की होती हैं। Ionizable in nature. Primary valencies are ionizable in nature. प्राथमिक संयोजकताएं आयनिक प्रकृति की होती हैं, ठीक है। और इसका रिलेशन किससे होता है, ऑक्सीडेशन नंबर से होता है। और हमेशा जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। प्राथमिक संयोजकताएं अदिशात्मक होती हैं, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। प्राइमरी वैलेंसीज कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब इसका ज्योमेट्री में कोई रोल नहीं होता है। इसका ज्योमेट्री में कोई रोल नहीं होता है। इट इज डिनोटेड बाय, और इसको लिखना है अगर तो इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइंस। डॉटेड लाइंस, इसको हम हमेशा डॉटेड लाइन से लिखेंगे। इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन मतलब डॉट लगाएंगे, डॉट 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 से लिखेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइंस, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको मेटल एटम के प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती है, इट इज रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन नंबर, it is ionizable in nature, it is ionizable in nature, it is non-directional in nature, it is denoted by the dotted line। इसको हम dotted line से लिखेंगे। तो ये वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो कि प्राइमरी वैलेंसी का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। अब बात करते हैं अबाउट सेकेंडरी वैलेंसीज। तो नेक्स्ट टॉपिक सेकेंडरी वैलेंसी।
सेकेंडरी बैलेंसीज क्या क्या करती है, अब वो देखते हैं उसका रिलेशन क्या होता है सेकेंडरी बैलेंसीज का। तो नंबर 1, सेकेंडरी बैलेंसीज are related with secondary balances are related with secondary balances are related with secondary balances are related with coordination number. Secondary balances are related with coordination number. द्वितीयक संयोजकताओं का संबंध जो है वो किसके साथ है, ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ है। प्राइमरी बैलेंसी related with oxidation number, secondary balances are related with the coordination number, secondary balances are related with the coordination number. It is satisfied by negative, neutral और पॉजिटिव चार्ज लीगेंड, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज लीगेंड, पॉजिटिव चार्ज लीगेंड। तो ये वाला पॉइंट आपको प्राइमरी में भी ध्यान रखना है। प्राइमरी बैलेंसीज जो होती है इट इज सेटिस्फाइड बाय द पॉजिटिव चार्ज आयन। प्राइमरी बैलेंसीज हमेशा पॉजिटिव चार्ज आयन से सेटिस्फाई होती है, जबकि सेकेंडरी बैलेंसीज जो होती है इट इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज ligand. It is satisfied by the negative charge or positive or neutral ligand. Satisfied by negative, neutral और positive charge ligand. तीसरी बात क्या ध्यान रखना है, secondary balances are non ionizable in nature. Secondary balances are non-ionizable in nature, non-ionizable in nature. सेकेंडरी बैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होती है, आयोनिक प्रकृति की नहीं होती है, जबकि प्राइमरी बैलेंसीज जो होते हैं वो आयोनाइजेबल होते हैं। तो दोनों को साथ में कंपेयर भी करते चलना है। इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। सेकेंडरी बैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर। सेकेंडरी बैलेंसीज जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। उसके बाद अगली बात, सेकेंडरी बैलेंसीज आर डायरेक्शनल इन नेचर, secondary balances are directional in nature. Secondary balances are directional in nature. Secondary balances जो होती है वो डायरेक्शनल नेचर की होती है, डायरेक्शनल इन नेचर, जबकि प्राइमरी बैलेंसीज नॉन डायरेक्शनल होते हैं, वो आयोनिक बॉन्ड से रिलेट करते हैं। प्राइमरी बैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, सेकेंडरी बैलेंसीज आर directional in nature, which determines the geometry of the molecule, which determines the geometry of molecule, जो कि अणु की ज्यामिति को निर्धारित करती है। जैसे मान लो कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया अगर जुड़ा हुआ है तो हम सीधे सीधे ये बात कह सकते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल शेप का मॉलिक्यूल होगा। तो जितने भी लीगेंड इनसाइड द स्फीयर हैं वो सब सेकेंडरी बैलेंसी को जस्टिफाई करते हैं। और अगर कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो अगली बात क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई, सेकेंडरी बैलेंसीज आर डायरेक्शनल इन नेचर। द्वितीयक संयोजकताएं दिशात्मक होती है और ये अणु की ज्यामिति को निर्धारित करती हैं, विच डिटरमाइंस द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अगली बात, सेकेंडरी बैलेंसीज आर
denoted by हार्ड लाइन सेकेंडरी वैलेंसी को हम हार्ड लाइन से लिखते हैं, जबकि प्राइमरी वैलेंसी को हम क्या से लिख रहे थे, प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से लिखते हैं। प्राइमरी वैलेंसीज आर denoted by the dotted line where secondary valencies are denoted by the hard lines। ठीक है, तो it is the Werner's coordination theory, ये वर्नर का कोऑर्डिनेशन थ्योरी है, इसको हम कहते हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट पर, एंड दैट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि अब हमारे पास केवल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए बचे हुए हैं। इसके बाद वर्नर्स के बाद बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद फिर हम लोग बात करेंगे CFT पर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर बात करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, VBT फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, VBT फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक बार हम लोग नॉर्मल कंपाउंड के लिए भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात कर चुके हैं। तो पॉलिंग और हिटलर और लंडन ने दिया था नॉर्मल वाला बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बाद में पॉलिंग और स्लैटर ने उसको मॉडिफाई किया था, और वहां पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसका एक्सप्लेनेशन करता है, ओवरलैपिंग का एक्सप्लेनेशन करता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में बताता है। तो नॉर्मली इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन जनरल कंपाउंड। क्या क्या पॉइंट्स थे वहां पे, याद आ रहे हैं? VBT, 2 atoms overlap only when it comes closer in a distance of atomic diameter। दो परमाणु जब परमाणुवी त्रिज्या में आते हैं तब उनके संयोजकता कोश के ऑर्बिटल अतिव्यापित हो सकते हैं। At the time of overlapping, the direction of spin of electron of both atoms are opposite। और अतिव्यापन के समय, ओवरलैपिंग के समय दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा विपरीत होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। इसके बाद चार्ज डेंसिटीज मैक्सिमम इन द जोन ऑफ ओवरलैपिंग, अति व्यापन के क्षेत्र में आवेश घनत्व अधिकतम होता है। एंड ओवरलैपिंग डू नॉट डिस्टर्ब द इनर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो जनरल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी था फॉर overlapping, and now the balance bond theory for coordination compound was developed by Pauling again, was developed by Pauling। किसने दिया इस कॉन्सेप्ट को? पॉलिंग ने दिया है। ठीक है, वहां पे भी पॉलिंग और स्लैटर ने उसको मॉडिफाई किया था, हिटलर और लंडन ने दिया था वो कंसेप्ट, है ना। और यहाँ पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाज डेवलप्ड बाय पॉलिंग। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो जितनी चीजें हमने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो सभी पॉइंट्स जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेट करते हैं। मतलब कोई नई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन है, जैसे मेटल एटम क्या करता है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, sp_d हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल प्रोड्यूस करता है, और उसमें वो ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट वाला न्यूट्रल या नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लिगेंड को स्पेस देता है। ठीक है, तो ये हुआ नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल लिगेंड को अपने साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट करता है। ठीक है, और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं तो बैक बॉन्डिंग हो सकती है, वीक लिगेंड होंगे तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे तो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा। ऑल द थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब हमारे पास केवल एक ही काम है इसमें कि हमको समझ में सब कुछ आया हुआ है, केवल और केवल उसको हमें
पॉइंट आउट करना है, सभी पॉइंट्स इसके लिखना है, बस एक बार ये काम करना है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाज डेवलप्ड बाय पॉलिंग, इसको पॉलिंग ने दिया था, ये ध्यान रखना है। अब क्या क्या इसके पोस्टुलेट्स हैं, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन a coordinate bond is formed between a coordinate bond is formed between a coordinate bond is formed between completely filled orbital formed between completely filled orbital completely filled orbital of ligand completely filled orbital of ligand and vacant hybridized orbital of central metal atom or ion, central metal atom or ion. ओके, तो पहला पॉइंट, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन completely filled orbital of ligand and vacant hybridized orbital of central metal atom or ion. पहली बात। दूसरी बात, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन required central metal atom or ion required number of vacant orbitals, number of vacant orbital, central metal atom or ion required number of vacant orbitals, to form coordinate bond, to form coordinate bond। सेंट्रल मेटल एटम या आयन को बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत होती है जिससे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सके। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन of sp orbital, hybridization of sp and d orbital, hybridization of sp and d orbital of metal atom or ion, of metal atom or ion, hybridization of metal atom or hybridization of sp-d orbital of metal atom or ion takes place to give required number of to form number of vacant hybridized orbital, तो sp और d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होकर के नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं, ऑफ सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी कैसी होती है, लगभग सेम होती है, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं, ऑफ सेम एनर्जी। to make required number of vacant orbital, required number of
vacant orbital, to make required number of vacant orbital, required number of vacant orbital, the unpaired electron, the unpaired electron, the unpaired electron in n minus 1d, in n minus 1d orbitals, electron in n minus 1d orbitals get paired sometime, get paired sometime. आपको पता है कंडीशन जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो सम टाइम, केवल और केवल हम लोग उसको नोट डाउन कर रहे हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट हमें पहले से पता है, ठीक है. टू मेक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d ऑर्बिटल गेट पेयर्ड समटाइम. तो कई बार ऐसा होता है वैकेंट ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो पेयरिंग करके भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल को बढ़ा लेते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा लेते हैं, ठीक है. किस केस में? जब हमारे पास जो लीगेंड अटैक कर रहा है मेटल एटम पर वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है, ठीक है ना. अगली बात, व्हेन आउटर डी ऑफ मेटल आयन, व्हेन outer orbital of outer orbital of metal ion, outer orbital of metal ion, outer orbital of metal ion takes part in hybridization, takes part in hybridization, takes part in hybridization. The number of unpaired electron, the number of unpaired electron, the number of unpaired electron is more. जब आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है. जैसे लो स्पिन जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें ऐसे लीगेंड प्रेजेंट है जो पेयरिंग नहीं करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे FeH2O होल 6 3+ लिया था हमने तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे थे, जबकि K3FeCN6 में केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा था. तो जब आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेगा तो ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे एंड मोर मैग्नेटिक मोमेंटम, more number of unpaired electron and more magnetic momentum. तो उस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंटम भी ज्यादा होगा, more magnetic momentum, more magnetic momentum. उस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंटम भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, more magnetic momentum. And such complexes is known as, such complex is known as high spin complex, high spin complex. और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे. सच कॉम्प्लेक्स इज नोन एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. अब when inner d orbital takes part in hybridization, when inner d orbital takes part in hybridization, takes part in hybridization, then less number of unpaired electrons are present, less number of unpaired electrons are present. It is known as
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो इसको क्या कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इट इज नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो कोई भी नई बात नहीं आ रही है, जो चीजें हमने पढ़ा है सब कुछ उसी से रिलेटेड है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जब इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो इसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अंडर द स्ट्रॉन्ग ligand field, under the strong ligand field, under the strong ligand field effect, under the strong ligand field effect, the unpaired electron may get paired against the Hund's rule, against the Hund's rule। तो Hund's rule को ओबे नहीं करते हुए पेयरिंग हो जाएगी, अंडर द अगेंस्ट Hund's rule, ठीक है। तो जो बैक बॉन्डिंग का फिनोमेना है वो ध्यान रखना है आपको कि Hund's rule को ओबे नहीं करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड विद द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और सभी चीजें हमें पहले से पता थी। हाइब्रिडाइजेशन में हमने सभी चीजों के बारे में पढ़ा था, केवल हमने उसको एक बार लिखा ताकि आपको ये न लगे कि ये चीज अलग से नहीं बताया है, ठीक है। तो हंस रूल को अपोज करते हुए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कंडीशन में क्या होते, पेयरिंग हो जाते हैं। अब इसके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो वो उसका लिमिटेशन, क्या क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहली बात तो ये है, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कलर का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाउ द ओरिजिन ऑफ कलर इन द क्रिस्टल। तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, इट फेल्स to explain the spectral property of complex compound or coordination compound of complex compound, fails to explain the spectral property of complex compound, explain spectral property of complex compound, do not distinguish between weak and strong ligand, do not distinguish between weak and strong ligand, do not distinguish between weak and strong ligand। दूसरी बात, तीसरी बात क्या ध्यान रखना है और क्या इसका डिसएडवांटेज है, it does not explain the color of the coordination compound, it does not explain the color of the complex compound, color of complex compound does not explain the color of the complex compound। ये complex compound के कलर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और आखिरी बात, और क्या चीज नहीं एक्सप्लेन हो पाई थी इस कॉन्सेप्ट से, तो डज नॉट एक्सप्लेन why some complexes are low spin and why the complexes are high spin। तो this concept cannot explain why some complexes or low spin and high spin, and
हाई स्पिन। तो इतनी सारी चीजें हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होती है। तो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, इसके बाद कलर का ओरिजिन, हाउ अ कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड, कोई भी संकुल रंगीन होगा, इस बात का एक्सप्लेनेशन मेनली ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होते हैं। और ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होंगे तो अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो इसको एक्सप्लेन करेगा, इसका मतलब है, और वो कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अगले कॉन्सेप्ट पर अब हम लोग बात करेंगे, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो CFT के बारे में अब बात करना शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने दिया? हेंस बेथे एंड वैन ब्लीक। हेंस बेथे एंड वैन ब्लीक ने दिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैन ब्लीक, हेंस बेथे और वैन ब्लीक। हेंस बेथे का कभी नाम सुना है? कुछ कॉन्सेप्ट दिया था हेंस बेथे ने कभी? हेंस बेथे ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी भी हेंस बेथे ने की है। न्यूक्लियर फ्यूजन वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय हेंस बेथे। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन को हेंस बेथे ने डिस्कवर किया था, ये बात भी ध्यान रखना है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जो कलर का ओरिजिन है उसको एक्सप्लेन कर लिया इसने, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं तो उसको भी एक्सप्लेन किया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन भी आ गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ध्यान रखने हैं, तो वन बाय वन जरा इसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो पहली बात क्या ध्यान रखेंगे, CFT में क्या बात ध्यान रखना है? पहली, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इन CFT? हेंस बेथे और वैन ब्लीक ने दिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इट इज अप्लाइड फॉर आयोनिक क्रिस्टल। इट इज applied for ionic crystal, applied for ionic crystals। ये ionic crystal के लिए applicable है। applied for ionic crystal to explain the optical property, to explain the optical property, optical property। ठीक है, उसमें कलर भी आ जाएगा, टू एक्सप्लेन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एंड कलर, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या करता है? आयोनिक क्रिस्टल के ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ऑल्सो यूज टू एक्सप्लेन द कलर एंड magnetism of crystal, also used to explain color and magnetism। ये सब बातें ध्यान रखना है। तो ये सारा काम कौन करता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। किसके लिए एप्लीकेबल है? आयोनिक क्रिस्टल के लिए एप्लीकेबल है, और आयोनिक क्रिस्टल के कलर, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब और क्या क्या बातें इसमें ध्यान रखना है? अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी,
द बॉन्ड बिटवीन मेटल एटम एंड लीगेंड। देखो जैसे ये मान लीजिए कोई मेटल एटम है, तो ये कैसा रहता है, ये पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। अब जैसे कोई लीगेंड है, तो जैसे साइनाइड है, तो ये कैसा है, माइनस चार्ज का लीगेंड है, तो इसके बीच ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना। कैसा, अपोजिट चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अपोजिट चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा, यहाँ पे जनरेट होगा ना, कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो कुछ कॉमन बातों पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो लीगेंड और मेटल आयन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मेटल एटम के अराउंड जो लीगेंड होते हैं उनको हम एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, इट इज कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज। द बॉन्डिंग इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, और बॉन्डिंग कैसी होती है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। उसके बाद ये बताता है स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो अगर चार्ज है तो पॉइंट चार्ज, अगर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो एज अ डाइपोल, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो एज अ डाइपोल कंसीडर होगा, ठीक है। और इसके अलावा इसने ये बताया कि 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, टोटल जो नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल है 5। इनिशियली उसकी एनर्जी कैसी होती है, इनिशियली जो उसकी एनर्जी होती है वो सेम होती है, इट इज कंसीडर्ड एज डी जनरेटेड। लेकिन जो ओरिजिन है डी ऑर्बिटल का वो एक्चुअल में सिमिलर नहीं है। 3 डी ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये ओरिएंट बिटवीन द एक्सेस है। इस बारे में हम लोगों ने बात किया डिटेल में, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड वाले जो ऑर्बिटल हैं वो कहाँ पर हैं, इन बिटवीन द एक्सेस हैं, मतलब 45 डिग्री के एंगल पर रहता है यहाँ पे डेंसिटी। और पहले 3 जो ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनको हम ग्रेड एक्सेस भी कहते हैं। तो जिन बच्चों ने शुरू से लेक्चर अटेंड किया उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, इन बिटवीन द एक्सेस। और डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में अलोंग द कॉमन एक्सेस होती है, मतलब 90 डिग्री पर चली जाती है, नॉर्मली भी 90 डिग्री पर होना चाहिए। डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में कहाँ है, अलोंग द कॉमन एक्सेस है। तो ओरिएंटेशन के बेस पर ये जो ऑर्बिटल है ये 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। 3 ऐसे, देखो इनिशियली मैंने क्या कहा, इनिशियली 5 ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है, सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन के बेस पर ये 2 टाइप के तो शुरू से ही हैं, ठीक। 3 अलग हैं और 2 अलग हैं। तो क्या होगा, जब लीगेंड अटैक करता है, जब लीगेंड आएगा तो एनर्जी चेंज होगी। तो लीगेंड के अटैक के समय ये 2 टाइप में बट जाएंगे, मतलब लीगेंड के इफेक्ट के कारण इनका स्प्लिटिंग हो जाएगा, लीगेंड के अटैक के कारण ये स्प्लिट हो जाएंगे 2 टाइप में। 3 जो सेम ओरिएंटेशन वाले हैं वो एक साइड चले जाएंगे और 2 एक साइड चले जाएंगे। इट इज प्रोनाउंस्ड एज T2G और EG, इनको हम ऐसा प्रोनाउंस करते 3 फोल्ड डीजनरेटेड और 2 फोल्ड डीजनरेटेड। तो ये वाले जो ऑर्बिटल है इट इज प्रोनाउंस्ड एज T2G, और ये वाले जो 2 डी ऑर्बिटल हैं इट इज प्रोनाउंस्ड एज EG। समटाइम अब कुछ बार क्या होगा, T2G का एनर्जी कम होगा और कुछ कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, EG का एनर्जी कम होगा। तो इस तरीके से 2 टाइप में स्प्लिट हो जाते हैं ये, और एक बार T2G की एनर्जी कम होगी और एक बार EG की एनर्जी कम होगी। जिसमें एनर्जी कम होगी उसमें जो है लीगेंड पहले जाएगा और उसके हिसाब से फिर बॉन्डिंग होगी, ठीक। और क्योंकि स्प्लिटिंग तो सेम ही ऑर्बिटल की हुई है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का गैप नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का गैप नहीं रहेगा, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन T2G से EG में और EG से T2G में वापस आता रहता है, जाता रहता है। इसके कारण मैंने, जब हम लोग डी ब्लॉक में पढ़ रहे थे कलर के बारे में, वहाँ मैंने आपको बताया था कि आसानी से इलेक्ट्रॉन एक लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल में जंप करेगा। इट इज पॉसिबल इन विजिबल रेंज, और ये विजिबल रेंज में भी पॉसिबल है। विजिबल लाइट मतलब 4000 से 8000, अगर रफली देखा जाए तो
4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम की लाइट में भी ये पॉसिबल है। तो जितना एब्जॉर्ब करेगा वो तो ठीक है, बाकी जो एमिट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा वो कलर के फॉर्म में अपीयरेंस शो करेगा। तो दिस इज द अपीयरेंस ऑफ कलर इन द क्रिस्टल, इसके कारण क्रिस्टल में कलर का अपीयरेंस होता है। तो कुल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में वो क्या क्या हो गए? The bond between ligand and metal atom is purely electrostatic. The ligands are considered to be point charge, ठीक है, और पॉइंट डाइपोल, पॉइंट चार्ज या पॉइंट डाइपोल जैसा हम कंसीड करते हैं लिगेंड को। ठीक, टोटल जो है 5 डी ऑर्बिटल हैं और वो अपने ओरिएंटेशन के बेस में दो अलग अलग टाइप में बटे हुए रहते हैं। ऑन द बेसिक्स ऑफ ओरिएंटेशन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज गिरेड एंड नॉर्मल, है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 45 पर है वो गिरेड, और बाकी दो जहां पर अलोंग द कॉमन एक्सिस है वो नॉन गिरेड एक्सिस। ठीक, तो जब लिगेंड अटैक करेगा तो लिगेंड के अटैक करने के कारण एनर्जी चेंज होगी, और एनर्जी चेंज होने के कारण ये स्प्लिट हो जाएंगे एज अ T2G एंड EG। ठीक है, और डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में ये अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे। समटाइम द एनर्जी ऑफ EG इज लोअर एंड समटाइम एनर्जी ऑफ T2G इज लोअर। तो जहां पर लोअर एनर्जी होगी वहां पे लिगेंड पहले एंट्री करेगा, और ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मतलब सब कुछ हम लोग अगले लेक्चर में इसका एक्सप्लेनेशन जो है उसको लिखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। और एक और दो टॉपिक और बचेंगे हमारे, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड स्टेबिलिटी के साथ साथ एक और टॉपिक बचेगा, वो है ऑर्गेनोमेटालिक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। ठीक है कमांडोस, ओके।